Hello students, welcome you all in my channel TJ Study Point. जैसा कि आप सभी जानते हैं सीसी गवर्नमेंट ने क्लास 10th एंड क्लास 12 बोर्ड के सिलेबस को अप्रॉक्स 30-40% रिड्यूस कर दिया है. ओके इसके साथ ही एक और प्लान आया है कि गवर्नमेंट मीन्स बोर्ड से एक हर मंथ एक असाइनमेंट दिया जा रहा है और ये टोटल 20 मार्क्स का असाइनमेंट होगा. सभी स्टूडेंट्स को इस असाइनमेंट को जिस दिन ये अपलोड होता है साइट पर, ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट डे ऑफ द मंथ मीन्स 30 या 31 को अपलोड होगा. और इसका जिस दिन ये अपलोड होता है उसके विद इन 10 डेज असाइनमेंट को कंप्लीट करके आपको स्कूल में सबमिट करना है. स्कूल के टीचर्स उसको चेक करेंगे और उसके जो भी मार्क्स होंगे वो बोर्ड की साइट पर अपलोड करेंगे. ओके तो ये जो पैटर्न आपके लिए बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये स्पेशली क्यों बनाया गया ये तो आप जानते हैं. जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये अक्टूबर मंथ आ गया है और जो मेन प्रॉब्लम है हमारी कोरोना महामारी, इसका तो अभी कोई एंड दिखाई भी नहीं दे रहा है. तो स्कूल कैसे खुलेंगे, कब खुलेंगे, आपकी रेगुलर क्लासेस स्कूल में स्टार्ट हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता. तो आपका एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम कैसे होगा, इसी की ये शुरुआत है. मीन्स जो ये मार्क्स आपके 20 मार्क्स का आपका असाइनमेंट दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम को स्कोर करेगा. क्लियर? मीन्स आपको इसमें अच्छा स्कोर करना चाहिए. और सुविधा, सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है कि ये आपको घर बैठे ही सॉल्व करना है ना. कोशिश आपको ये करनी है कि आप बहुत अच्छे से इसको कर सके ताकि आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे फर्स्ट असाइनमेंट क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री. ओके तो आई थिंक आप सभी ने इसको देख लिया होगा और सभी स्कूलों से मिल भी गया होगा असाइनमेंट आपको, और बहुत से बच्चों का वर्क भी कंप्लीट हो गया होगा. पर जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है या जिनका कंप्लीट हो गया है और उनको कहीं कुछ डाउट है कि हमको कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, तो इसके लिए वो इस चैनल को जरूर देखें. ओके तो हम देखते हैं कि क्या है ये असाइनमेंट. टोटल मार्क्स 20 मार्क्स जैसा कि हमने बताया गया है, और जो फर्स्ट असाइनमेंट है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, और इस असाइनमेंट में टोटल 5 क्वेश्चंस आर देयर. ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स. ओके सो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द क्वेश्चन. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल. एंड इसी क्वेश्चन में से सेकंड पॉइंट है टेट्राहीड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहीड्रल वॉइड. तो आप सभी की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनमें ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया होगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है. दिस इज फ्रॉम चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट, है ना. और ये सभी आप पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या होते हैं, या वॉइड्स क्या होती हैं. क्लोज पैकिंग में जो भी वैकेंट स्पेसेस होते हैं तो ये वॉइड्स कहलाती है. तो कैसे इनमें डिस्टिंग्विश कैसे करना है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride. ओके ये भी आपका क्लियर है. ये चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन से लिया गया है और इसमें आपको मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर formed. Write briefly about each type with an example. तो ये क्वेश्चन थर्ड भी आपका चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन से ही लिया गया है. व्हाट इज सॉल्यूशन, आपको सिंपली उसको डिफाइन करना है. एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो देयर आर 2 बेसिस टू डिफाइन द सॉल्यूशन. क्या होंगे वो बेसिस, कैसे उनको डिफाइन करेंगे, ये हम आगे देखने वाले हैं. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द फॉलोइंग स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलार कंडक्टेंस. This is from chapter 3 electrochemistry. Okay and now question number 5, what is Kohlrausch law. Write its 2 applications. This question is also from chapter 3 Kohlrausch law. तो अब हम ये जो आपके 5 क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को हम 1 by 1
अपना डिस्कस करेंगे. ओके ओके. नाउ फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्वेश्चन 1, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल. ओके, तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पहले इसको समझने के लिए कि यदि हम एक पिलर की बात करते हैं या हम एक बिल्डिंग की बात करते हैं, तो ये पिलर या बिल्डिंग किससे मिलकर बनी होती है? ब्रिक्स से, ईंट से मिलकर बनी होती है. ओके, तो जो ये ईंट है जिससे मिलकर एक कंप्लीट पिलर तैयार हुआ है, ये ब्रिक ही क्या है? यूनिट सेल. और ब्रिक को एक रिपीट करके बार बार हम जब ब्रिक को अरेंज करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, तो जो कंप्लीट पिलर तैयार होता है, दिस इज क्रिस्टल लैटिस. ओके, तो सॉलिड की जब हम बात करते हैं तो जो कंप्लीट 3 डायमेंशनल, it is a regular 3-dimensional arrangement of constituent particles like atom, ion or molecules in space. While unit cell, it is the smallest fundamental repeating unit of crystal lattice that generates the entire crystal when it is stacked over and over again. Means जब हम unit cell को बार बार एक के ऊपर एक क्या करेंगे? एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? कंप्लीट क्रिस्टल तैयार हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल्स. एक क्रिस्टल लैटिस किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारी यूनिट सेल को जब हम मिला देते हैं, जैसा अभी हमने आपके एग्जांपल में बताया था, देन crystal lattice is formed. So it is made up of large number of unit cells and there are fixed number of constituent particles per unit cell. हर एक यूनिट सेल में डिफरेंट टाइप्स की यूनिट सेल होती हैं. सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होती है. तो हर टाइप के यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नंबर क्या होता है? फिक्स होता है. आपको मालूम होगा जैसे सिंपल यूनिट सेल में पर यूनिट सेल कितने पार्टिकल्स होते हैं? 1 पार्टिकल होता है ना. और एफसीसी में, फेस सेंटर्ड में 4 पार्टिकल्स होते हैं और बॉडी सेंटर्ड में 2 पार्टिकल्स होते हैं. ओके, तो इस तरीके से इनका क्या होता है? पार्ट्स फिक्स होते हैं. और 2 पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं एंड थर्ड पॉइंट में आप क्या कर सकते हैं? इनके डायग्राम भी बना सकते हैं. एक मैं छोटा सा सिंपल डायग्राम आपको बनाकर बता दे रही हूँ कि आप किस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं. ओके, so in third point you can make this is crystal lattice. okay, ये कई सारी यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ है कंप्लीट ब्लॉक एंड दिस इज यूनिट सेल. ओके, सो दीज 3 points are the differences between crystal lattice and unit cell. Now second part, difference between tetrahedral void and octahedral void. ओके, सो व्हाट आर वॉइड्स? ये आपने सॉलिड चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब कभी भी हम सॉलिड क्रिस्टल्स की बात करते हैं, क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं, तो उसमें हम एटम्स को एक स्फीयर के रूप में कंसीडर करते हैं. और जब हम इन स्फेरिकल एटम्स को एक 3 डायमेंशनल वे में अरेंज करते हैं, फर्स्ट लेयर, देन सेकंड लेयर, देन थर्ड लेयर, तो आप ये इमेजिन भी कर सकते हैं कि यदि हम बॉल्स को एक के ऊपर एक यदि अरेंज करते हैं तो क्या होगा कि उनके बीच में हम कितना भी टाइटली, कितना भी क्लोज पैक उनको कर दें, क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट करें, पर उनके बीच में अभी भी कुछ ना कुछ वैकेंट स्पेस होगा. दिस वैकेंट स्पेस इज नोन एज इंटरटिशियल वॉइड्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरटिशियल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो इनकी डिटेल स्टडी तो आप जब हम लोग चैप्टर जहाँ पर भी पढ़ेंगे वहाँ पर आपने पढ़ भी लिया होगा, और यदि मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसमें जरूर आपको एक्सप्लेन करूंगी, पर अभी हम सिर्फ इनमें डिफरेंस देखेंगे. ओके, सो tetrahedral void, the vacant space between 4 touching sphere in close packing arrangement is known as tetrahedral void. Okay, and the interstitial void formed by the combination of 2 triangular voids of first layer and second layer is known as octahedral void. Okay, then next, size of tetrahedral void relative to the radius of sphere is 0.225. okay,
So we can take the ratio of radius of void divided radius of sphere is 0.225, and size of octahedral void related to the radius of sphere is 0.414. That is the ratio of radius of void and radius of sphere is 0.414. And third point is number of tetrahedral void is double the number of sphere. Means जितने भी constituent atoms होते हैं या spheres होते हैं, voids tetrahedral voids क्या होंगी, उनकी just double. Okay, and number of octahedral void is equal to the number of sphere. जितने भी sphere होंगे octahedral void उतने ही होंगे. Okay, so it is smaller than octahedral void, and obviously it is larger than tetrahedral void. तो जो tetrahedral void की जो size होती है वो octahedral void से कैसी होती है, always smaller. Now question number 2. Calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene C6H5 is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride. ओके, तो ये न्यूमेरिकल है, इसको हमको सॉल्व करना है. तो देखिए हम लोग किस तरीके से करेंगे. गिवन व्हाट यू हैव गिवन, if 22 gram of benzene means what you have given mass of benzene. मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ. mass of benzene this is equals to 22 gram. Okay, and mass of carbon tetrachloride this is equals to कितने में डिसॉल्व है, is dissolved in 122 gram. 122 gram. Okay, so total mass, hence total mass of solution क्या हो जाएगा, total mass of solution will be 22 gram plus 122 gram. This will be equals to 144. क्लियर हुआ यहाँ तक. ओके, अब हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं. नाउ या सिंपल आप रहने दीजिए सॉल्व करने के लिए. नाउ मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मास परसेंटेज, mass percentage of any component of solution. This is equal to mass of that component into 100 divided total mass of solution. Okay, so mass of benzene into 100 divided total mass of solution. Solution. मास ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन 22 into 100 divided 144. Okay, now you can solve this, so you will get 15.28%. Okay, similarly you can find the mass percentage of carbon tetrachloride. सिंपली क्या करेंगे आप यहाँ पर उसको मास ऑफ बेंजीन की जगह आप रख देंगे मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इंटू 100 मीन्स 122 इंटू 100 डिवाइडेड 144 और उसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द. ओके, नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन with example. Okay, so what is solution? Homogeneous mixture of 2 or more component means जिससे मिलकर solution बना हुआ है. तो a homogeneous mixture of 2 or more component is known as solution. ठीक है, तो यदि
If there are two components in a solution, then it is called binary solution. If there are three components से मिलकर बना हुआ है, 3 substances से मिलकर बना हुआ है, then it is called ternary solution. तो generally हम जिस solution की बात करते हैं, it is binary solution. Okay, in a binary solution there are two components, and the component which is present in larger amount, जो अधिक मात्रा में होता है, okay, जिसका amount ज़्यादा होता है, this is called solvent, and the component which is present in a small amount, comparatively small amount, then solvent, it is called solute. So we can say solution is made up of solvent plus solute. ठीक है, कोई भी इसका एग्जाम्पल, सिंपल कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, लाइक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं. सपोज यदि हम एयर की बात करें तो क्या एयर एक सॉल्यूशन है? यदि हम अलॉयज की बात करें तो क्या अलॉयज अलॉय भी कोई सॉल्यूशन है? मेटल, ब्रॉस, ब्रॉन्ज, ये भी सॉल्यूशन है क्या? जनरली हम लोग सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जो लिक्विड स्टेट में होता है ना. पर एक्चुअल में यदि हम देखेंगे तो जो सॉल्यूशन होते हैं ये गैसियस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. सो देयर आर 2 ways टू क्लासिफाइड सॉल्यूशन. फर्स्ट बेस इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. यदि हम सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की स्टेट के बेसिस पर इनको क्लासिफाई करें तो हम किस तरीके से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं? वी कैन क्लासिफाई द सॉल्यूशन इनटू 3 स्टेट. लिक्विड सॉल्यूशन, ओके, फर्स्ट वन इज लिक्विड सॉल्यूशन, देन solid solution, and third one is gaseous solution. ओके, सो किसी भी सॉल्यूशन का टाइप या सॉल्यूशन की जो भी स्टेट होती है, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट की जो स्टेट होगी, सॉल्यूशन की स्टेट भी वही होगी. यदि सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड होगा, यदि सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड होगा, और यदि सॉल्वेंट गैसियस है तो सॉल्यूशन भी गैसियस होगा. ओके, सो लिक्विड सॉल्यूशन, the solution in which solvent is in liquid state is called liquid solution. Example simple, solution of salt in water, solution of sugar in water. ठीक है, या solution of water and alcohol both are liquid. जब दो liquids को मिलाएंगे तो भी जो solution बनेगा वो भी कैसा होगा? लिक्विड ही होगा. ठीक है, and then soda water. सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर इज ऑल्सो अ लिक्विड सॉल्यूशन. इसमें क्या मिला हुआ? गैस मिला हुआ है, पर चूंकि सॉल्वेंट इज लिक्विड, दैट्स व्हाई सॉल्यूशन इज लिक्विड सॉल्यूशन. एंड नेक्स्ट सॉल्यूशन इज सॉलिड सॉल्यूशन. इफ सॉल्वेंट इज इन सॉलिड स्टेट, मतलब जो भी कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में है वो सॉलिड स्टेट में है, देन वी कैन से द सॉल्यूशन इज सॉलिड. सो वी एग्जांपल्स में हम क्या दे सकते हैं? लाइक जैम, जेली. जेली किस तरीके से होती है? आपकी हार्ड. ठीक है, एंड अलॉयज, जितनी भी मेटल्स होती हैं, मेटल्स मीन्स अलॉयज मेटल, ब्रॉस, ब्रॉन्ज, इनके बारे में जब आप इनको देखते हैं तो ये कैसी होती है? आपको पूरा एक सी मेटल दिखाई देती है चारों तरफ से. इट इज होमोजीनियस बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी मेटल्स. ओके, सो इट इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन. नाउ गैसियस सॉल्यूशन, व्हेन solvent is in gaseous state, then the solution is known as gaseous solution. Like air. Air is a gaseous solution. It contains many types of gases, dust particles. Okay, तो चूंकि इसमें जो गैस है वो क्या है? सॉल्वेंट के फॉर्म में है, that's why it is gaseous solution. And similarly, on the basis of concentration, solutions are again divided into 5 types. These are dilute solution,
concentrated solution, and saturated solution, unsaturated solution, and last one is supersaturated solution. Okay, so on the basis of concentration, solutions are again divided into 5 types: dilute solution, concentrated solution, saturated solution, unsaturated solution, and supersaturated solution. Dilute solution, the solution in which amount of solute is very less as compared to solvent. It is called dilute solution. Like हम यूज करते हैं dilute hydrochloric acid, dilute sulfuric acid. Okay, and then concentrated solution means the solution in which the amount of solute is comparatively large. Okay, then it is called concentrated solution. Now saturated solution, the solution in which more amount of solute cannot be dissolved at a particular temperature. मीन्स जितना भी उसमें सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता था, डिजॉल्व हो चुका है. हम एक सॉल्वेंट का एक फिक्स अमाउंट लेते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लेते हैं और उसमें सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं. धीरे धीरे वो डिजॉल्व होता जाता है. एक कंडीशन ऐसी आती है कि एक्स्ट्रा सॉल्यूट हम उसमें डिजॉल्व नहीं कर सकते. दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी dissolved. And the solution unsaturated, clear, it is clear, the solution in which more amount of solute can be dissolved is called unsaturated solution. And last one is supersaturated solution. Supersaturated means more than saturated, the solution which contains more amount of solute than saturated solution is called supersaturated solution. It is a special condition of saturated solution. Means जब आप किसी saturated solution, अभी हमने आपको बताया saturated solution क्या है, in which more amount of solute cannot be dissolved. Okay, आप saturated solution बनाइए और उसको हीट कीजिए. जब हम एक saturated solution को हीट करते हैं तो क्या होता है, solubility इंक्रीज होती है और solubility इंक्रीज होने की वजह से यदि हम उस saturated solution में और एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिजॉल्व कर डालते हैं तो वो भी उसमें डिजॉल्व हो जाता है. सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफाइन द टर्म specific conductance and molar conductance. This question is from chapter 3rd, electrochemistry. Okay, so specific conductance and molar conductance. So first of all we will discuss on conductance. What is conductance? This is the conducting capacity of electrolytic solution. ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देता है. तो इस टाइप के सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं. और इनकी इसी कंडक्टिंग कैपेसिटी को शो करने के लिए हम स्पेशल टर्म्स का यूज़ करते हैं, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलार कंडक्टेंस. सो व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस? स्पेसिफिक नाम ही स्पेशल आपको समझ में आ रहा है, मतलब कुछ स्पेशल कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होते हैं. व्हाट इज द स्पेशल कंडीशन? सो द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स having area of cross section 1 centimeter square and separated by 1 centimeter distance with each other is called specific conductance. मतलब यदि हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाते हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में सॉल्यूशन फिल करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोड्स के लिए स्पेशल कंडीशन क्या है कि इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए,
1 centimeter, then the conductance of this electrolytic solution is called specific conductance. ठीक है. अब यदि आप देख सकते हैं ये एरिया है और ये डिस्टेंस है, यदि हम दोनों को मिला दें तो क्या बन जाता है? इट इज वॉल्यूम. सो इन अदर वे वी कैन डिफाइन द कंडक्टेंस ऑफ 1 centimeter cube solution of an electrolyte is called specific conductance. Okay, it is denoted by kappa. कैप्पा को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज नॉट के दिस इज कैप्पा. ओके, इट इज डिनोटेड बाय कैप्पा एंड इट इज आल्सो इक्वल्स टू रेसिप्रोकल. इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. मींस कैप्पा दिस इज इक्वल्स टू 1 by rho. It is the specific resistance and but specific resistance rho this is equals to R into L upon A. What is L and what is A? A is the area of cross section of electrode and L is the distance between electrode. So we can say rho this is equals to R into L upon A. यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए आप. So kappa this will be equals to, यहाँ इनवर्स में कर दीजिए आप. इट बिकम्स 1 by R into, ये इनवर्स हो जाएगा A upon L. ओके, बट 1 by R, what is 1 by R? It is conductance. So kappa specific conductance this will be equals to conductance of the solution into A upon L. Okay, now what is the SI unit of specific conductance? SI unit of specific conductance is ohm inverse centimeter inverse. Clear? And then molar conductance. So molar conductance of a solution is defined as the total conductance of all the ions furnished by dissolving 1 mole of an electrolyte in a definite volume of the solution. मीन्स हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल को हम किसी भी वॉल्यूम में, पर वो डेफिनेट वॉल्यूम में यदि हम डिसॉल्व करते हैं तो जितने भी आयंस प्रोड्यूस होते हैं उन सभी का टोटल कंडक्टेंस क्या होता है? मोलार कंडक्टेंस. ओके, सपोज 1 मोल of an electrolyte is dissolved in V centimeter cube of solution. ओके, हमने क्या लिया हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल कितने में डिसॉल्व किया हुआ है? V सेंटीमीटर क्यूब में डिसॉल्व किया हुआ है. ओके, अभी हमने इसके पहले आपको बताया था स्पेसिफिक कंडक्टेंस. सो सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का कंडक्टेंस किसके बराबर होता है? द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस मींस कैप्पा. ये बात क्लियर हो रही है आपको? कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इज कैप्पा. सो कंडक्टेंस ऑफ V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन विल बी V into kappa. Okay, V into kappa. But in this V centimeter cube solution, 1 mole of electrolyte is dissolved. That's why it is the molar conductance. So we can say molar conductance. It is denoted by lambda m. So lambda m this will be equals to specific conductance into volume. This is the relation between specific conductance and molar conductance. तो सिंपली आप दोनों टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं. नाउ लास्ट एंड 5th क्वेश्चन इज व्हाट इज कोलरॉस लॉ? राइट इट्स 2 एप्लीकेशंस. ओके, सो कोलरॉस लॉ क्या है? दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इट इज आल्सो रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. ओके, कोलरॉस ने एक्चुअल में किया क्या? इन्होंने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के पेयर लिए, ऐसे पेयर्स लिए जिसमें या तो कैटायन या फिर एनायन कॉमन हो, लाइक NaCl एंड KCl, NaBr एंड KBr. ओके, तो इनमें आप क्या देख रहे हैं? Cl दोनों में नेगेटिव आयंस कॉमन है या फिर
NaCl एंड NaBr। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको कि Na दोनों में मतलब पॉजिटिव आयन दोनों में कॉमन है। तो इस तरीके के पेयर्स उन्होंने लिए और उनकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उन्होंने कंडक्टेंस को कैलकुलेट किया और उन्होंने देखा कि हर एक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर टोटल जो कंडक्टेंस होती है उसमें हर एक आयन का अपना कंट्रीब्यूशन होता है। ओके, चाहे वो आयन किसी भी कैटायन के साथ लिंक हो या किसी भी एनायन के साथ लिंक हो, इस बात पर डिपेंड नहीं करता। सपोज यदि क्लोरीन आयन के कारण किसी इलेक्ट्रोलाइट में कंट्रीब्यूशन 10% जाता है तो वो किसी दूसरे के साथ भी यदि अटैच होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन उतना ही होगा। ये डिपेंड नहीं करेगा कि वो किस आयन के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो इसको देखते हुए, अपने एक्सपेरिमेंट को देखते हुए कोलरॉस ने कुछ एक लॉ जनरलाइज किया। दिस इज अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीटेड, each ion makes a definite contribution towards molar conductance of the electrolyte irrespective of the nature of the other ion with which it is associated। मीन्स इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि क्लोराइड पोटेशियम के साथ जुड़ा हुआ है या क्लोराइड सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है, उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या रहेगा, फिक्स होगा। इसी को यदि हम अदर लैंग्वेज में बोलें तो द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ इट्स इंडिविजुअल आयंस ईच मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ सच आयंस प्रेजेंट इन इट्स वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला देखेंगे, उसको डिसोसिएट करेंगे और एक फॉर्मूला से जितने आयन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, तो उसके बेस पर हम इसका एक फॉर्मूला निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, यदि हम मैथमेटिकली इसी को बताएंगे तो क्या होगा, द टोटल कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट, दिस विल बी इक्वल्स टू V प्लस lambda plus infinity V minus into lambda minus infinity. It means total conductance, this is the molar conductance due to cation, and V plus is the number of cations, lambda minus infinity is the molar conductance due to negative ion and means anion, and V minus is the number of। ओके, सो दिस इज कोलरॉस। अब हमको देखना है कि एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ। वी हैव टू राइट 2 एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस। सो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ इज in calculating molar conductance of weak electrolyte at infinite dilution। ओके, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो ऑलरेडी कैलकुलेट किया जा चुका है, मतलब डिटरमाइन किया जा चुका है बाय ग्राफिकल मेथड। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, तो इसका कैलकुलेशन के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, कोलरॉस लॉ का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, किस तरीके से डिसोसिएट होता है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। सो अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ वी कैन राइट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। क्या बताया था, कोलरॉस ने क्या बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ anion into molar conductance of anion plus number of cation into molar conductance of cation। Okay, so number of anion is 1, so we can write only lambda infinity CH3COO minus, क्योंकि यहाँ 1 आयन है और cation का नंबर भी 1 ही है, so we can write H plus
ओके नाउ यदि हम किसी को इक्वेशन में सेम नंबर को ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं आता. सो नाउ वी विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट lambda infinitive NaCl इन राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में हम क्या करें, लैम्डा इंफिनिटिव NaCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हम प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे. ओके सो लैम्डा इंफिनिटिव CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इंफिनिटिव H प्लस लैम्डा इंफिनिटिव NaCl. हमने क्या किया, इसको यहाँ पर ऐड किया है और इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके अब क्या करेंगे हम, लैम्डा इंफिनिटिव CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इंफिनिटिव H प्लस लैम्डा इंफिनिटिव NaCl. इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोलाइट. इसको भी हम कोलरॉस लॉ के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं. तो क्या होगा, लैम्डा इंफिनिटिव Na प्लस लैम्डा इंफिनिटिव Cl माइनस. ये क्लियर है आपको, और ये एज सच रहेगा. सो माइनस लैम्डा इंफिनिटिव, आप इसको एज सच रहने दीजिए, NaCl. ओके दिस इज इक्वल्स टू. अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं. लैम्डा इंफिनिटिव CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इंफिनिटिव Na प्लस, इनको हम साथ में रख लेते हैं. ओके देन लैम्डा इंफिनिटिव H प्लस लैम्डा इंफिनिटिव Cl माइनस, इसको भी हम क्या करते हैं, एक साथ में अरेंज कर लेते हैं. देन माइनस लैम्डा इंफिनिटिव NaCl, इसको हम साथ में रखते हैं. ठीक है नाउ व्हाट इज दिस. अब जैसे हमने ब्रेक किया था अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ, अब हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं. ओके सो व्हाट विल बी दिस, लैम्डा, ये लैम्डा और ये लैम्डा दोनों में डिफरेंस है. ओके सो लैम्डा CH3COO प्लस अगेन कंबाइन दिस लैम्डा इंफिनिटिव HCl प्लस माइनस लैम्डा इंफिनिटिव NaCl. ये क्या था हमारा, लैम्डा इंफिनिटिव CH3COOH. तो आप यहाँ पर देखिए CH3COO, it is a weak electrolyte, but CH3COO Na sodium acetate, HCl and NaCl all are strong electrolyte. और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑलरेडी नोन है. ठीक है, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करके वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन इज in calculating degree of dissociation. So second, in calculating degree of dissociation of an electrolyte. किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री के लिए हम किस फॉर्मूला का यूज करते हैं, अल्फा. दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M इंफिनिटी. देखिए यहाँ पर लैम्डा MC मीन्स किसी भी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन C एंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन. तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन हम कोलरॉस लॉ का यूज करके फाइंड कर सकते हैं. Then by using this formula we can calculate degree of dissociation of an electron. Okay? तो स्टूडेंट्स आपने देखा इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हमने अपना प्रोजेक्ट वर्क या असाइनमेंट वर्क जो हमको सीजी बोर्ड में मिला था उसको हमने कंप्लीट किया हुआ है. और इसके बाद भी यदि किसी को कहीं कोई डाउट है तो मैंने इसके साथ में एक PDF भी अपलोड कर दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं. ओके और इसके बाद
आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए लेकर आने वाली हूँ। तो देखते रहिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, थैंक यू।